प्यारे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। हम लोग पिछले दिन पढ़े थे यूरोप में राष्ट्र का निर्माण, और उसमें एक बिंदु था कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। लेकिन आज हम आप लोगों को बताएंगे उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। इसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। देखिए, 19वीं शताब्दी के शुरू में ही यूरोप में राष्ट्रीय एकता के विचार उभर कर के आने लगे। ये विचार उदारवाद से जुड़े हुए थे। उदारवाद शब्द जो है लातीन भाषा के मूल लिबरल पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के नज़रों में, कानून के समक्ष सबकी बराबरी। ये उदारवाद के अर्थ थे। अब है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति था। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधित्व सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व के नियम पर बल देते थे। उनका कहना था कि नहीं, निजी संपत्ति जो है उसका मालिक होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कानून के समक्ष जो है बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में हो। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। वहाँ मत देने, चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिशाली पुरुषों को ही था। संपत्ति विहीन गरीब पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार से वंचित कर दिया गया था। कुछ दिन के लिए जब जैकोबिन क्लब जो है ये सत्ता में आई, जैकोबिन क्लब का जब शासन आया तो जैकोबिन शासन के समय में वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन जब नेपोलियन की संहिता आया, जब नेपोलियन का कानून आया, तो यह पुनः मताधिकार को सीमित कर दिया गया और वापस ले लिया गया। उसने महिला को अवयस्क दर्जा देते हुए पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया गया कि महिला जो है अपने पिता के अधीन है, अपने पति के अधीन रहने वाली है, इसलिए उसे अवयस्क माना जाता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष में, यानी 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के समय में महिला और संपत्ति विहीन पुरुष समान राजनीतिक अधिकार की मांग करते रहे, विरोध के आंदोलन चलाते रहे, लेकिन यह उस समय तक सहमत नहीं हो पाया था, यह लागू नहीं हो पाया था। आर्थिक क्षेत्रों में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा जो लगाया गया नियंत्रण था उसको खत्म कर देने के लिए, उसको समाप्त कर देने के लिए पक्ष में था। उसका कहना था कि आज का मुक्त अर्थव्यवस्था जो है इसके स्वरूप वाला था। बाजार के शर्त से मुक्त व्यापार, पूंजी पर सरकारी हस्तक्षेप में कमी, पूंजी की सुरक्षा की मांग को जोर से उठाया गया कि नहीं, यह लागू होना चाहिए।
19वीं शताब्दी के शुरू के समय में जर्मन भाषी इलाके का उदाहरण हम आपको बताते हैं। नेपोलियन के प्रशासनिक कदम से अनगिनत छोटे छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया गया। इन महासंघों में प्रत्येक की अपनी अपनी मुद्रा, प्रत्येक की अपनी अपनी नाप तौल की अलग अलग प्रणालियां थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था। उसको कम से कम 11 सीमा शुल्क देने पड़ते थे। हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। हर बार 5% देना पड़ता था। शुल्क हमेशा वस्तुओं की वजन, वस्तु की आकार के आधार पर ही लगाया जाता था। जैसा वस्तु का आकार होता था, जैसा वजन होता था, उसी प्रकार के सीमा शुल्क लगता था। हर क्षेत्र की अपनी अपनी नाप तौल की व्यवस्था थी। हिसाब लगाने में समय लगता था। कपड़े को मापने का जो पैमाना था, एले था, यानी कपड़े के मापने के पैमाने को एले कहा जाता था, जिसकी लंबाई जो थी जगह बदलने के साथ घटते और बढ़ते रहती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था, लेकिन वही जब मेंज में खरीदा जाता तो 55.1 सेंटीमीटर मिलता था। उसी को जब न्यूरेमबर्ग में हम खरीदते थे तो 65.6 सेंटीमीटर कपड़े मिलते थे। उसी को जब फ्राइबर्ग में खरीदा जाता था तो 53.5 सेंटीमीटर कपड़े मिलते थे। यानी जगह बदला, कपड़े की लंबाई घटते और बढ़ते रही, एले की लंबाई घटते और बढ़ते रही। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसे परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानता था। उसका कहना था कि नहीं, यह विनिमय और विकास दोनों क्षेत्रों में यह बाधक है। आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में वह तर्क देता था। उसका कहना था कि वस्तु, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित होता है। उसमें किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का अंतर भी नहीं होना चाहिए। जालवेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना एशिया के अनुरोध पर 1834 ईस्वी को किया गया, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल थे। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त भी किया। मुद्राओं की संख्या घटाकर 30 से 2 कर दिया। इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी व्यापार और वाणिज्य से जुड़े हुए कई तर्क थे जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, व्यापार की गति देने के लिए रेलवे का प्रसार किया गया। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आर्थिक हितों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया। इस संघ के माध्यम से आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती प्रदान की। इस प्रकार से यह कार्य आगे बढ़ता गया। यानी उदारवादी थे, उनके नज़रों में राष्ट्रवाद यही था। इसी प्रकार से काम करना ही राष्ट्रवाद कहलाया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप पढ़ेंगे और इसे देखेंगे।